हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो आज हम शुरू करेंगे एनसीईआरटी बिजनेस स्टडीज़ क्लास 11th का चैप्टर 26 आयात व्यापार और उसकी कार्यविधि और प्रलेख। यानी आयात व्यापार क्या होता है और वो कैसे किया जाता है और उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। प्रलेख मतलब होता है डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो पहले हम इसका मतलब समझेंगे। तो दो तरह के व्यापार होते हैं, एक होता है आयात और एक होता है निर्यात। तो नाम से पता चल रहा है, आयात यानी आना और निर्यात यानी जाना। आयात मतलब किसी दूसरे देश से अपने देश में माल को मंगाना। यानी इंडिया अगर अमेरिका से कुछ माल मंगा रहा है तो इंडिया के लिए माल आयात होगा, ठीक है। और अगर अमेरिका वाले इंडिया से माल खरीद रहे हैं, यानी हमारे देश से माल बाहर जा रहा है, किसी दूसरे देश में जा रहा है, तो वो निर्यात कहलाएगा। लेकिन अभी हम पढ़ेंगे आयात क्या होता है, ठीक है। तो आयात मतलब अपने देश में किसी दूसरे देश से माल मंगाना। जब एक देश का व्यापारी किसी दूसरे देश के व्यापारी से माल का क्रय करता है तो इसे आयात व्यापार कहते हैं। क्रय करना मतलब खरीदना, परचेज़ करना। यानी जब कोई एक देश का व्यापारी, यानी जो एक देश में कोई व्यापारी है, कोई बिजनेसमैन है, कोई कंपनी है, वो किसी दूसरे देश के व्यापारी से माल खरीदता है। यानी इंडिया अगर अमेरिका से माल खरीद रहा है और वो जो अमेरिका का माल है वो इंडिया में आ रहा है, तो क्या कहलाएगा? आयात व्यापार, ठीक है। इसका अभिप्राय किसी दूसरे देश से वस्तुएं या सेवाएं क्रय करना और उन्हें अपने स्वयं के देश में लाना, वो क्या कहलाता है? आयात। आयात मतलब किसी दूसरे देश से अपने देश में माल को मंगवाना, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे आयात व्यापार की कार्यविधि की, मतलब आयात व्यापार कैसे किया जाता है, कि हम दूसरे देश से अपने देश में माल कैसे मंगाते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह पूरे किए जाते हैं, कैसे कैसे मंगाते हैं, ठीक है। बीच में कितने लोग आते हैं, क्या क्या काम होता है, कहाँ कहाँ फीस वगैरह देनी पड़ती है जब हम दूसरे देश से अपने देश में माल मंगाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले व्यापारी यह जानकारी प्राप्त करता है कि उसकी आवश्यकता का माल किस देश में और किस निर्यातकर्ता से उपलब्ध हो सकेगा। इसे व्यापारिक पूछताछ कहते हैं। देखो, व्यापारिक पूछताछ मतलब ये हम किसी भी चीज़ में करते हैं। अगर हम कुछ पढ़ रहे हैं, हमें कोई बुक चाहिए, तो हम पहले सोचते हैं ना कि कौन सी दुकान पे मिलेगी, वो कितना रेट होगा, कौन सी दुकान, बहुत सारी दुकानें होती हैं, तो किस बाज़ार में मिलेगी, उस बाज़ार में कौन सी दुकान पे क्या नाम होगा उस दुकान का, कौन सी दुकान पे अच्छी किताब मिलेगी। तो वैसे ही व्यापारी अगर कोई वस्तु मंगाना चाहता है किसी दूसरे देश से, तो सबसे पहले वो पूछता है किसी से या फिर जानकारी लेता है कि किस देश में ये वस्तु अच्छी मिलेगी और किस व्यापारी के पास मिलेगी। निर्यात करता मतलब बेचने वाला, कि कौन से व्यापारी जो बेचता है, किस व्यापारी के पास अच्छी वस्तु मिलेगी जो मुझे चाहिए। तो पहले वो जानकारी इकट्ठी करता है, तो उसे बोलते हैं व्यापारिक पूछताछ, ठीक है। आयातकर्ता को सरकार से आयात लाइसेंस प्राप्त करना होता है। देखो, अगर कोई हम वस्तु मंगा रहे हैं दूसरे देश से अपने देश में, तो उसके लिए हमें लाइसेंस लेना पड़ता है पहले सरकार से, ठीक है। तो जो आयात करता है, जो व्यापारी होते हैं, जो दूसरे देश से अपने देश में माल मंगाते हैं, उन्हें लाइसेंस चाहिए होता है। और जो अपने देश से दूसरे देश में माल बेचते हैं, उन्हें भी लाइसेंस चाहिए ही होता है, ठीक है। फिर आयातकर्ता को विदेशी मुद्रा की व्यवस्था करनी होती है। विदेशी मुद्रा मतलब कि हम जिस देश से माल खरीदना चाहते हैं उस देश में हम उसी देश की मुद्रा देते हैं, यानी पैसा देते हैं, जो भी हमारे जैसे इंडिया की रुपीज़ है। तो हम लोग जिस देश से माल खरीदना चाहते हैं, पहले हम उस देश की पैसा या उस देश की मुद्रा, करेंसी इकट्ठी करते हैं और फिर हम माल खरीदते हैं, ताकि हम माल खरीदने के बाद उन्हें पेमेंट उन्हीं की करेंसी में कर सकें, ठीक है। फिर आयातकर्ता वस्तु जिसे वह खरीदना चाहता है उसका आदेश देता है। वस्तु के आदेश देने को विदेशी व्यापार की भाषा में इंडेंट कहते हैं, ठीक है। याद रखना, इंडेंट कहते हैं। जब हमने वो पूछताछ भी कर ली, लाइसेंस भी ले लिया और हमने पैसे भी इकट्ठे कर लिए उस देश के, अब हमें वो वस्तु चाहिए तो हम ऑर्डर करते हैं। जैसे हम कोई भी सामान ऑर्डर करते हैं ना, वैसे ही वो आदेश देता है कि मुझे ये वस्तु चाहिए। तो वस्तुओं के आदेश देने को विदेशी व्यापार की भाषा में क्या कहता है? इंडेंट करना, कि मतलब हम इंडेंट कर रहे हैं, यानी आदेश दे रहे हैं, यानी ऑर्डर देना, ठीक है। आयातकर्ता अपना साख पत्र भेजता है जिसमें यह लिखित आश्वासन होता है कि आयातकर्ता का बैंक निर्यातकर्ता द्वारा लिखे गए एक निश्चित राशि के विनिमय पत्र को अपनी स्वीकृति प्रदान करेगा। साख पत्र मतलब होता है एक वित्तीय पत्र, एक पैसों का होता है, यानी चेक की तरह होता है, और ताकि जिससे हम माल खरीद रहा है वो आयातकर्ता, वो बैंक से जुड़ जाता है बिल्कुल, ताकि ये माल खरीदने के बाद निर्यातकर्ता को, जो बेच रहा है, उसको ये निश्चित हो जाए, ये मतलब सेटिस्फाई हो जाए वो, कि हाँ मुझे मेरी पेमेंट मिल जाएगी, ठीक है। तो ये आश्वासन देता है। और विनिमय पत्र का मतलब एक्सचेंज करना, कि मतलब माल खरीद रहा है, बदले में वो उसको पैसे देगा, ठीक है। फिर निर्यातकर्ता माल की व्यवस्था करता है तथा आयातकर्ता को भेजता है। तो जैसे ही वो मतलब पैसे निर्यात करता है, यानी जो माल बेचेगा हमें, यानी दूसरे देश का जो व्यापारी है वो हमारे लिए निर्यातकर्ता कहलाएगा। हम उनसे खरीद रहे हैं, हमारे लिए वो माल आयात करता है। तो निर्यातकर्ता जैसे ही उसको सेटिस्फाई हो जाता है वो, कि हाँ ठीक है, मुझे पैसे मिल जाएंगे, धोखाधड़ी नहीं होगी मेरे साथ, तो क्या करता है, फिर जो माल चाहिए आयातकर्ता को उसकी व्यवस्था करता है,
कि जितना माल चाहिए उसकी व्यवस्था करता है ताकि वो उसको भेज सके, और फिर उसको वो भेज देता है, ठीक है, ऑर्डर भेज देता है। माल से संबंधित सभी प्रलेख यानी डॉक्यूमेंट्स वो आयातकर्ता के पास भेजता है। मतलब जैसे वो माल भेजता है साथ में वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह भेजता है कि आप मुझसे ये माल खरीदना चाहते हो, इससे संबंधित आपको ये डॉक्यूमेंट्स मुझे सबमिट करने पड़ेंगे, ठीक है। आयातकर्ता माल अपने पास लाने का प्रबंध करता है, इसके लिए वह एजेंट नियुक्त करता है। तो मतलब आयातकर्ता मान लो इंडिया में बैठा हुआ है, जो व्यापारी माल मंगवा रहा है वो इंडिया में बैठा हुआ है, और मंगवा कहाँ से रहा है, वो अमेरिका से। अब वो खुद तो अमेरिका जाएगा नहीं, तो बीच में क्या करता है, कुछ एजेंट नियुक्त कर देता है। कुछ लोग होते हैं जिन्हें वो नियुक्त करता है कि हाँ वो आप मेरा माल वहाँ से यहाँ तक लेके आओगे, मुझ तक पहुँचाओगे, और बदले में वो सैलरी या फीस वगैरह देते हैं, तो उन्हें बोलते हैं एजेंट नियुक्त करना, ठीक है। एजेंट माल को आयातकर्ता तक पहुंचाने से पहले कुछ बातों को पूरा करते हैं। मतलब जैसे एजेंट है वो आयातकर्ता तक माल पहुंचाने से पहले कुछ ऐसे काम होते हैं वो पूरा करता है, क्योंकि डायरेक्ट तो वो माल नहीं ला सकता। पहला क्या होता है, सीमा शुल्क का भुगतान करना। पहले वो सीमा शुल्क का भुगतान करता है, यानी जब दूसरे देश की सीमा से हमारे देश की सीमा में वो माल आ रहा है, तो हम एक होता है ना बॉर्डर पार करना, वो करते हैं, तो उसकी हमें फ़ीस देनी पड़ती है। तो पहले वो उसकी फ़ीस देता है, यानी एक तरह से कर टैक्स देता है। बंदरगाह शुल्क का भुगतान करता है। बंदरगाह मतलब कि जहाज़ों से अगर माल आ रहा है तो उसका भुगतान करता है, बंदरगाह का भुगतान करता है। जहाज़ का भाड़ा देता है, कि जिस जहाज़ पे हमारा माल रख के आया है उसका भाड़ा देता है, और उसके बाद ही उसको माल मिल पाता है एजेंट को, ठीक है। फिर एजेंट माल ले लेता है। कभी कभी आयातकर्ता माल का ऑर्डर लेने से पहले ही भेज देता है। मतलब मान लो जो आयात करता है, जो माल मंगवा रहा है दूसरे देश से, वो व्यापारी है, और जो माल मंगवा रहा है वो उसे इस्तेमाल नहीं करने के लिए मंगा रहा है बल्कि बेचने के लिए। यानी वो व्यापारी है, बिजनेस करता है, माल मंगवाता है और फिर अपने देश में बेचता है, लोगों को, जो कस्टमर्स हैं उन्हें बेचता है। तो क्या करता है, माल को अपने पास लाने से पहले ही किसी को भेज देता है। मान लो उसके पास किसी को ऑर्डर आया है कि हमें इतना माल चाहिए, तो वो पहले माल मंगवाता है, पहले ही बोल देता है कि ठीक है मैं इतना माल उस देश से मंगवा रहा हूँ, आप जाके बंदरगाहों पे जाके जहाज़ों से वो माल तुरंत ले लेना। यानी कि वो माल आयातकर्ता के पास डायरेक्ट नहीं पहुंचता है, सीधा उस व्यक्ति के पास पहुंच जाता है, या वो व्यक्ति खुद वहां जाके ले आता है जिसे वो चाहिए होता है, ठीक है। यानी वो बेच देता है अपने पास लाने से पहले ही। इसलिए कभी कभी आयातकर्ता चाहता है कि क्रेता स्वयं ही माल की सुपुर्दगी प्राप्त कर ले। सुपुर्दगी मतलब ऑर्डर, मतलब जब दूसरे देश से वो माल आया है वो पहले ही वो जो व्यक्ति खरीद रहा है माल उस आयातकर्ता से, उसके पास पहुँच जाए, वो जाके खुद ले आए। तो आयातकर्ता अपने पास माल नहीं लाता है, ठीक है। यदि किसी कारणवश आयातकर्ता सीमा शुल्क का भुगतान नहीं कर पाता है तो सरकारी अधिकारियों द्वारा वह माल बंधक गोदामों में रख दिया जाता है जब तक वह सीमा शुल्क का भुगतान ना कर दे। देखो, बंधक गोदाम का मतलब होता है कि जब एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर पे सामान आ रहा है तो बीच में कुछ गोदाम बने होते हैं, बड़े बड़े सरकार के गोदाम होते हैं। तो जैसे ही माल आता है या फिर जाता है तो बीच में टैक्स देना पड़ता है, कर देना पड़ता है, जैसे कहते हैं सीमा शुल्क। जब तक वो टैक्स ना दे दें तो वो सरकारी जो अधिकारी होते हैं वो उन लोगों के माल को उन गोदामों में रख लेते हैं, तब तक रखते हैं जब तक वो टैक्स पेमेंट ना कर दें। तो उसे बोलते हैं बंधक गोदाम। तो जो आयात करता है, जो माल मंगवा रहा है अपना, अगर वो सीमा शुल्क नहीं दे पाता है, पैसे नहीं है, किसी भी कारण से वो नहीं दे पा रहा है, तो सरकारी अधिकारी उसके माल को जब्त कर लेते हैं और उन गोदामों में रख लेते हैं, जिन्हें बंधक गोदाम कहते हैं, ठीक है। और फिर बाद में आयातकर्ता छुटवा भी सकता है अपना माल पेमेंट करके। वो जो माल होता है वो ख़राब नहीं होता है, वो बहुत देखभाल से रखते हैं उनका माल, ठीक है। माल के शहर में स्थानीय जगह तक पहुंचने में कर लगाया जाता है, जिसे चुंगी कर कहते हैं। तो मतलब सीमा शुल्क का तो ये पेमेंट कर देता है, माल ले आता है, लेकिन वहाँ से अपने दुकान तक या अपने गोदाम तक लाने में भी एक टैक्स होता है, कर होता है, उसे देना पड़ता है, जिसे चुंगी कर कहते हैं। और उसे पेमेंट करने के बाद वे अपने गोदाम में या अपनी दुकान पे माल ला सकते हैं, ठीक है। और फिर आयातकर्ता तक माल पहुँच जाता है। तो ये थी इसकी कार्यविधि कि कैसे कैसे माल आता है। तो आप इसको इजी वर्ड्स में समझ सकते हो, सिर्फ पढ़ लो आपको समझ आ जाएगा। एक तरह से आप सोचना कि आप अपना माल मंगवा रहे हो, कैसे करोगे, क्या करोगे, क्या क्या सोचोगे, क्या क्या पेमेंट्स वगैरह करोगे, वो सब आप लिख सकते हो, बिल्कुल भी नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम आयात व्यापार में प्रयोग होने वाले प्रलेख। प्रलेख मतलब डॉक्यूमेंट्स। जब हम कोई भी माल मंगाते हैं दूसरे देश से तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वगैरह हमें देने पड़ते हैं या फिर लेने पड़ते हैं। पहला है आयात लाइसेंस। हमने पढ़ा था ना, आयात लाइसेंस लेना पड़ता है। कोई भी माल जब हम मंगाते हैं दूसरे देश से, उसके लिए पहले हमें सरकार से लाइसेंस लेना पड़ता है। फिर है इंडेंट। इंडेंट बताया था ना, क्या था इंडेंट, कि जब हम कोई ऑर्डर करते हैं, माल का कोई आदेश देते हैं, तो उसका एक पत्र होता है जिसमें लिखा होता है कि इतनी क्वालिटी यानी इतनी क्वांटिटी, इतनी मात्रा में हम माल चाहिए, इस तरह का चाहिए, ये सब लिखा होता है, उसे क्या बोलते हैं, इंडेंट। साख पत्र यानी क्रेडिट लेटर, जिसमें लिखा था कि निर्यातकर्ता को एक सेटिस्फेक्शन देते हैं कि हाँ उसकी पेमेंट समय पर हो जाएगी।
विनिमय पत्र ये होता है कि हम पैसे के बदले सामान ले रहे हैं, ठीक है। तो लेटर होता है कि इतनी प्राइस का माल है वगैरह वगैरह, इतनी क्वांटिटी है, इतनी क्वालिटी है, सब कुछ। जहाजी बिल, जहाजी बिल मतलब कि जहाज़ से अगर माल आ रहा है तो उसका पेमेंट करना। समुद्री बीमा पत्र, समुद्री बीमा पत्र मतलब कि समुद्र जहाज़ हैं वो समुद्र से आते हैं, तो मान लो अगर रास्ते में कुछ एक्सीडेंट हो जाए या कोई झगड़ा हो जाए या फिर आग लग जाए या फिर समुद्र में जहाज़ डूब जाए तो उससे नुकसान होता है ना, माल का भी नुकसान है, समुद्र का भी नुकसान है, तो उसका एक इंश्योरेंस कराया जाता है जिससे वो बच जाते हैं। कि इंश्योरेंस मतलब इंश्योरेंस कंपनी फिर उनका भुगतान देती है, पूरा पैसा देती है। अगर माल का नुकसान होता है तो माल का नुकसान का पूरा पेमेंट करेगी, और जहाज़ का होता है तो जहाज़ का। बीजक, बीजक मतलब होता है इन्वॉइस, इन्वॉइस मतलब इसमें एक लेटर निर्यातकर्ता के पास होता है और एक आयातकर्ता के पास, कि मतलब कितना माल ख़रीदा है, कितना प्राइस है उसका, क्या कितनी मात्रा है, सब कुछ उसमें लिखा होता है, उसे बोलते हैं बीजक। यानी माल की पूरी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है। आयात व्यापारी को सूचना पत्र, आयात मतलब जो माल ख़रीद रहा है उसको एक लेटर लिखा होता है, लिख के देते हैं ये लोग, उसमें सारे सूचना, सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है, जहाँ से वो माल ख़रीद रहा है दूसरे देश से, वहाँ की सारी सूचनाएं, सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है कि आप इस देश से, इस शहर से, इस राज्य से यहाँ से माल ख़रीद रहे हैं, इस दुकान से, सब कुछ लिखा होता है, ठीक है। प्रवेश बिल, प्रवेश बिल मतलब कि जब दूसरे देश से माल हमारे देश में आएगा, एंट्री करेगा, तो हमें एक बिल देना पड़ता है, एक लेटर देना होता है, उसे बोलते हैं प्रवेश बिल। दर्शनी बिल, दर्शनी बिल मतलब क्या होता है, जैसे हम एंटर करेंगे अपना माल लेके अपने देश में, या फिर हम जब दूसरे देश में जाते हैं फिर बेचना होता है तब, तो हमें जहाँ पे वो सरकारी अधिकारी होते हैं, जहाँ बंधक गोदाम मैंने बताया, वहाँ सरकारी अधिकारी होते हैं, तो हमारा माल वगैरह चेक करते हैं, तो वहाँ माल चेक कराने के काम आता है ये वाला बिल, दर्शनी बिल, ठीक है। डॉक चालान, डॉक चालान का मतलब होता है कि जब हमारा माल गोदाम में रखते हैं ये लोग, तो गोदाम में रखते टाइम हम उन्हें ये लेटर देते हैं, जिससे ये प्रमाण रहता है, ये प्रूफ रहता है एक तरह से कि हाँ हमारा माल आपके गोदाम में रखा हुआ है, ठीक है। सुपुर्दगी आदेश मतलब ऑर्डर, जैसे हम कोई सामान ऑर्डर करते हैं तो हमें एक रिसिप्ट मिलती है ना, एक लेटर मिलता है, तो वैसे ही इन्हें, इनके पास एक लेटर होता है, एक रिसिप्ट होती है, एक तरह से डॉक्यूमेंट्स होता है कि हमने इतना माल इस देश से मंगाया है, सब कुछ। डॉक या मोदी अधिपत्र कि मतलब एक तरह से वारंटी, गारंटी होती है कि हमने इस गोदाम में अपना माल रखा हुआ है, इतनी क्वालिटी है, ये सब, ताकि हमारा माल ख़राब ना हो, गायब ना हो। रेलवे रसीद, रेलवे रसीद मतलब कि अगर हम सीमा शुल्क, हमारा माल जब दूसरे बॉर्डर से हमारे बॉर्डर पे आ गया है और वहाँ से हम अपने तक माल पहुँचाने में अगर हम रेल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी एक रसीद होती है कि हाँ हमने इस रेल से अपना माल मंगाया था, ठीक है। तो ये चैप्टर इतना ही था, आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो मेरे आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है, अगर आपको मेरा समझाया हुआ पसंद आया है तो चैनल को लाइक करें, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। ओके, और आपको इससे पहले की भी मैं जितने भी चैप्टर्स हैं 25 चैप्टर्स, उन सब की वीडियो डाल चुकी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।